दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक छोटे स्ट्रक्चर को, बड़े स्ट्रक्चर को किस तरह से वाक्य को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसको समझते हैं या फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, बहुत ही आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 3 फिश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? FISH फिश का मतलब होता है मछली। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, उसके बाद फिश है, तो आप सोचेंगे सर ये प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर फिश को फिश लिखा हुआ है प्लूरल नाउन में। तो दोस्तों, रीज़न ये है कि जो फिश है ये सिंगुलर में भी यही होता है और प्लूरल में भी फिश लिखा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? तो आप इस बात को याद रखें कि जो फ़िश है ये सिंगुलर नाउन में भी चलती है और साथ में प्लूरल नाउन में भी फ़िश होता है। द 3 फिश क्या मतलब हुआ कि 3 मछलियाँ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once in a river there lived 3 fish। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, इन आ रिवर एक नदी में, देयर लिव्ड 3 फिश 3 मछलियाँ रहती थीं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस इन आ रिवर देयर लिव्ड 3 फिश। एक बार एक नदी में 3 मछलियाँ रहती थीं। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड हैड देयर ओन बिलीव्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है दे वर बेस्ट फ्रेंड, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में कोई ऐसा वाक्य। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ पर हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ कि वो बेस्ट फ्रेंड्स मतलब कि वो सबसे अच्छे दोस्त थे। एंड हैड देयर ओन बिलीव्स। दोस्तों, यदि ये जो वाक्य के बारे में बात करें तो ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। पास्ट पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पॉजिटिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। देयर का मतलब होता है उनके, अपने। ऑन का मतलब अपने। और दोस्तों, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, मान्यताएं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे वर बेस्ट फ्रेंड्स मतलब वो सबसे अच्छे दोस्त थे। एंड हैड देयर ओन बिलीव्स और उनके अपने अपने और उनकी अपनी अपनी मान्यताएं थीं। द फर्स्ट फिश बिलीव्ड इन फेसिंग द ट्रबल व्हेन इट केम। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। बिलीव का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। सेकंड फॉर्म बिलीव्ड। द फर्स्ट फिश बिलीव्ड मतलब कि जो पहली मछली थी उसका विश्वास था, वो मतलब वो इस बात को मानते थे, विश्वास करती थी। इन फेसिंग द ट्रबल, ट्रबल मतलब समस्या, समस्या का सामना करने में। व्हेन इट केम जब वो आए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पहली मछली थी वो इस बात पर विश्वास करती थी, मतलब वो समस्या को जब वो आए उसका सामना करने में विश्वास करती थी। द सेकेंड फिश बिलीव्ड दैट वन शुड एक्ट वाइजली एंड टेक एक्शन व्हेन नीडेड। क्या अर्थ हुआ? द सेकेंड फिश मतलब जो दूसरी मछली थी, बिलीव वो मानती थी, उसका विश्वास था कि वन शुड एक्ट वाइजली। दोस्तों, वाइजली का मतलब होता है समझदारी से, जो कि एक एडवर्ब है, मतलब कि किसी को भी समझदारी से काम करना चाहिए।
एंड टेक एक्शन, और एक्शन लेना चाहिए मतलब किसी काम को करना चाहिए, व्हेन नीडेड जब ज़रूरत हो, एंड द थर्ड फिश बिलीव्ड, और जो तीसरी मछली थी बिलीव्ड वो मानती थी, उसका भरोसा था, दैट एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंग टू द फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य, उसका मानना था कि हर चीज़ भाग्य के अनुसार होती है, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द थ्री फ्रेंड्स वर स्विमिंग इन द रिवर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या फिर वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उससे वॉज का यूज़ किया जाएगा, आई ही शी सिंगुलर नाउन में, और यदि सब्जेक्ट वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है जिसके साथ वर का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, द थ्री फ्रेंड्स वर स्विमिंग इन द रिवर, मतलब क्या हुआ कि एक दिन तीनों दोस्त नदी में तैर रहे थे। स्विम करने का मतलब तैरना, तो तीनों दोस्त नदी में तैर रहे थे। सडनली दे सॉ टू फिशरमैन टॉकिंग। दोस्तों फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे, जो व्यक्ति मछली वगैरह पकड़ते हैं उन्हें फिशरमैन कहा जाता है। सडनली मतलब अचानक, दे सॉ, दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म होती है सॉ। अच्छा यहाँ पर कई लोग इसको सा पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप इस बात पर भी ध्यान रखें कि जो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है आप उसको सही करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें इसको सा नहीं पढ़ना है, हमें इसको सॉ पढ़ना है। तो आप इसको सॉ पढ़ें, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, सडनली अचानक, दे सॉ उन्होंने देखा, टू फिशरमैन टॉकिंग मतलब क्या हुआ कि अचानक उन्होंने दो मछुआरों को बात करते हुए देखा। सिटिंग बाय द रिवर साइड, जो कि बैठे हुए थे, बाय द रिवर साइड नदी के किनारे बैठे हुए थे। दे वेंट नियर द रिवर बैंक टू लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन। क्या अर्थ हुआ, दे वेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दे का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं उनकी संख्या एक से अधिक है, वो 3 है, इसने दे का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, दे वेंट मतलब वो गई, नियर द रिवर बैंक, बैंक का मतलब किनारा, मतलब वो नदी के किनारे के पास गए, टू लिसन सुनने के लिए, टू देयर कॉन्वर्सेशन उनकी बातचीत को। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि वो नदी के किनारे पर गए, उनकी बातचीत को, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, वार्तालाप, उनकी बातचीत को सुनने के लिए। आगे देखिए। वन ऑफ द फिशरमैन सेड, वन ऑफ द फिशरमैन सेड। दोस्तों देखिए यहाँ फिशरमैन में आप देखेंगे MAN, मैन मतलब आदमी होता है और जिसका प्लूरल है MEN, तो इसे भी आप याद रखें। वन ऑफ द फिशरमैन सेड मतलब क्या हुआ कि उनमें से एक मछुआरे ने कहा, देयर आर मैनी फिश इन दिस रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज MR का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, देयर आर मैनी फिश इन दिस रिवर, मतलब क्या हुआ कि इस नदी में, दिस रिवर मतलब कि इस नदी, और इन मतलब में इस नदी में बहुत मछलियां हैं। इफ़ यदि, वी कैच दैम यदि हम उनको पकड़ लें, कैच मतलब पकड़ना, एंड सेल दैम, सेल मतलब बेचना, और उनको बेच दें, इन द मार्केट वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो उसने क्या कहा कि यदि हम इनको पकड़ लें और इन्हें मार्केट में, बाज़ार में बेच दें, वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अर्न का मतलब कमाना, मतलब क्या हुआ कि हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, मुनाफा। तो उसने क्या कहा कि हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। नाउ वी हैव नॉट अर्नड मच। दोस्तों यहाँ हैव के साथ नॉट है। ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर अर्न की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया और हैव का यूज़ किया गया। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखें, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको हैव का यूज़ करना है।
और यदि आपका सब्जेक्ट होगा ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको हैज़ का यूज़ करना होता है। तो फिलहाल रूल के अकॉर्डिंगली वी के साथ हैव का यूज़ किया गया है और ये नेगेटिव का वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का भी इस्तेमाल आपको करना होगा, तो जैसा यहाँ पर किया गया। तो उसने इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब कि बहुत लंबे समय से, वी हैव नॉट अर्नड मच, हमने ज़्यादा नहीं कमाया है। वैन शुड वी कम टू कैच दैम। दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप कोई सलाह देते हैं, अब वो चाहे सलाह आप खुद को दें या किसी और व्यक्ति को दें, जहाँ भी सलाह के बारे में बात होगी शुड का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इंट्रोगेटिव ही ये एक दो वाक्य बनाते हैं, जैसे क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको समय से उठना चाहिए, आपको समय पर खाना खाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी भी प्रकार की सलाह को देना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग आपको करना होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो हमारा वाक्य है ये एक सलाह वाला वाक्य है जहाँ पर सलाह को दर्शाया गया है और ये इंटरोगेटिव वाक्य है। तो जब आप इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आप इंटरोगेटिव वर्ड का भी उसमें प्रयोग करेंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले यूज़ करना होगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वैन का मतलब होता है कब। वैन शुड वी कम टू कैच दैम। और दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़ा गया है, तो आप इस बात को भी याद रखें, जब आप दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का इस्तेमाल करना होगा, और टू का जो आप इस्तेमाल करेंगे कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला? वैन शुड वी कम टू कैच दैम, हमें उन्हें पकड़ने के लिए कब आना चाहिए। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया सलाह है, तो सलाह के लिए यहाँ पर शुड का यूज़ हो गया। आगे देखिए, द अदर फिशरमैन रिप्लाइड। अदर का मतलब होता है अन्य, दूसरे, मतलब जो अन्य जो मछुआरे थे, रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया, वी विल कम टुमारो मॉर्निंग टू कैच फिश। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग। प्लूरल के लिए वी का यूज़ किया जाता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? द अदर फिशरमैन रिप्लाइड, मतलब कि दूसरे मछुआरों ने जवाब दिया, वी विल कम टुमारो मॉर्निंग, हम कल सुबह आएंगे, टू कैच फिश, मछलियाँ पकड़ने। आर लाइफ इज़ इन डेंजर हेयर, डेंजर का मतलब खतरा, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, और जो उसका सब्जेक्ट है वो है आर लाइफ। आर लाइफ का मतलब हो गया हमारा जीवन। आर लाइफ इज़ इन डेंजर हेयर, हमारा जीवन यहाँ खतरे में है। आगे देखिए, हियरिंग देयर कॉन्वर्सेशन द सेकेंड फिश सैड टू हर फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों हियर का मतलब होता है सुनना, और इसकी फोर्थ फॉर्म है हियरिंग। अच्छा, आपने देखा होगा कि लिसन को भी सुनना कहते हैं, हियर को भी। तो यहाँ इनमें क्या फ़र्क है, देखिए समझ लीजिए आप, इस चीज़ को आसान है। लिसन का मतलब होता है किसी भी बात को ध्यान से सुनना, और हियर का मतलब होता है सुनना। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे कानों में कई तरह की आवाज़ें आती हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, पक्षी जो हैं चहचहा रहे हैं, या पंखे की आवाज़ है, कूलर की आवाज़, कोई सी भी जो आवाज़ आती हैं, लेकिन हम उनको इतनी गंभीरता से नहीं सुनते क्योंकि वो हमारे काम की नहीं होती, तो उसके लिए हम हियर शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम सुनना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो वहाँ पर हम लिसन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं, तो हम मूवी की स्टोरी को समझने के लिए जो भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं उसको अच्छे से समझते हैं। यदि आप कहीं रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ जो अनाउंसमेंट है उसको अच्छे से सुनते हैं ताकि आप अपने जो ट्रेन है उसको सही से पकड़ सकें। तो जिन चीज़ों को आप अपनी इच्छा से सुनना चाहते हैं ध्यान से, तो उसे लिसन कहा जाता है, और जिन चीज़ों को
आप सुनना नहीं चाहते या जो सिर्फ आपके कानों तक आ रही हैं लेकिन आप उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको हियर कहा जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, और यदि आ गई हो तो कमेंट में बताएं। चलिए, क्या अर्थ हुआ? हियरिंग देयर कॉन्वर्सेशन, मतलब कि उनकी बातचीत को सुनकर। द सेकेंड फिश सैड, दूसरी मछली ने कहा, टू हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड लीव दिस प्लेस। दोस्तों, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर भी सलाह को ही दर्शाया गया है, और ये जो वाक्य है ये अफर्मेटिव का वाक्य है। तो उसने क्या कहा? फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड लीव दिस प्लेस। लीव का मतलब होता है छोड़ना। उसने क्या कहा कि दोस्तों, मुझे लगता है, वी मतलब कि हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, एंड गो, और जाना चाहिए, टू सम सेफ प्लेस। सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान, और किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। आगे देखिए, एट दिस, इस पर, द फर्स्ट फिश सैड, पहली मछली ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड लिव हेयर ओनली। दोस्तों, इस वाक्य में भी शुड का प्रयोग किया गया, तो ये भी हमारा सलाह को दर्शाने वाला वाक्य है, और ये अफर्मेटिव का वाक्य है। तो जब अफर्मेटिव वाक्य होगा तो सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लिव मतलब रहना। तो क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा? द फर्स्ट फिश सैड, पहली मछली ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड लिव हेयर ओनली, हमें यहीं रहना चाहिए। दिस प्लेस बिलोंग्स टू आर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, बिलोंग का मतलब संबंधित होना, मतलब ये जो स्थान है ये हमारे पूर्वजों का है। द थर्ड फिश अग्रीड टू वॉट द फर्स्ट फिश सैड। दोस्तों, अग्री का मतलब होता है किसी बात पे सहमत होना, राज़ी होना। तो क्या अर्थ हुआ? द फर्स्ट फिश अग्रीड मतलब जो तीसरी मछली थी वो सहमत हो गई, टू वॉट द फर्स्ट फिश सैड मतलब जो पहली मछली ने कहा उससे तीसरी मछली सहमत हो गई। द सेकेंड फिश अगेन ट्राइड टू मेक दैम अंडरस्टैंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ट्राई का मतलब कोशिश करना, सेकंड फॉर्म ट्राइड। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप दो वर्ब के वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जो आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है। मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द सेकेंड फिश अगेन ट्राइड, दूसरी मछली ने दोबारा कोशिश की, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उनको समझाने की। दैम मतलब उनको। और दोस्तों, दैम पता है क्यों आया यहाँ पर? दैम का यूज़ यहाँ पर इसने किया गया है कि जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो वहाँ पर दैम का यूज़ किया जाता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप इन्हें ध्यान से लिखा करें, नोट किया करें और अपने नोट्स बनाया करें, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ग्रामर को इम्प्रूव करती हैं। चलिए आगे देखिए। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट कि आर एंसेस्टर्स लिव्ड हेयर, कि जो हमारे पूर्वज थे वो यहाँ रहते थे। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बट लेकिन वी हैव टू लीव दिस प्लेस टू सेव आर ओन लाइफ। दोस्तों, इस वाक्य में देखिए, मैं इस हेल्पिंग वर्ब को बताता हूँ, यहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया गया। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का क्या मतलब होता है? जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की विवशता को या फिर नेसेसिटी को, मतलब कि आवश्यकता को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है। अब ये किस सिचुएशंस में हम यूज़ करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जहाँ पर आप किसी भी तरह की विवशता को दर्शाते हैं या फिर आप ये दिखाते हैं कि उस काम का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और किसी भी तरह की नेसेसिटी को दिखाएंगे, तो वहाँ पर हमें हैज़ टू या फिर हैव टू का प्रयोग करना होगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव टू आएगा, जैसे हम वी के साथ लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, तब हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वी के साथ हैव टू का यूज़ किया गया है। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन वी हैव टू लीव दिस प्लेस। देखिए, ऊपर आपने एक वर्ड पढ़ा था LIVE। लिव का मतलब रहना, निवास करना, और ये जो वर्ड है ये है लीव, LEAVE। लीव का मतलब छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना, छोड़ने को लीव कहते हैं। और दोस्तों, आप दोनों की प्रोनाउंसिएशन में ज़रूर फ़र्क को समझ लीजिए। LIVE को लिव पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको उसको लिव पढ़ना है, और ये जो है इसको लीव पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन वी हैव टू लीव दिस प्लेस, लेकिन हमें ये जगह छोड़नी होगी।
छोड़नी है। टू सेव बचाने के लिए, आर ओन लाइफ अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए ये जगह हमें छोड़नी है। जस्ट थिंक डीपली, मतलब कि ज़रा गहराई से सोचो। डीपली का मतलब होता है दोस्तों गहराई से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है थिंक, इसकी विशेषता को ये वाला शब्द बता रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब कहा जा रहा है। और देखिए दोस्तों, इसको पहचानना बहुत आसान है। ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं आप देखेंगे वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? जस्ट थिंक डीपली, मतलब ज़रा गहराई से सोचो। अबाउट इट, इस बारे में। आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म अदर फिश, तो उसने क्या कहा? आई एम गोइंग, और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर एम के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। एम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पे। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए, अदर फिश, दूसरी मछलियों को, ऑफ द रिवर, इस नदी की, अबाउट दिस, इस बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा कि मैं इस नदी की दूसरी मछलियों को सूचित करने जा रही हूँ। आगे देखिए। टिल लेट इन द इवनिंग, टिल लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम तक, द फर्स्ट एंड द थर्ड फिश वर नॉट कन्विंस्ड एंड डिड नॉट लीव द प्लेस। दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर लीजिए और इसको समझ भी लीजिए ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ सकें। कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी बात पर राज़ी होना, किसी बात से सहमत होना, या फिर किसी भी विचार के साथ कह सकते हैं सहमति बनाने को कन्विंस्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? टिल लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम तक, द फर्स्ट एंड द थर्ड फिश, जो पहली और तीसरी मछली थी, वर नॉट कन्विंस्ड मतलब वो राज़ी नहीं हुए थे, मतलब तैयार नहीं थे, राज़ी नहीं हुए थे, एंड डिड नॉट लीव द प्लेस, और उन्होंने स्थान को, उस जगह को नहीं छोड़ा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ये है, और सॉरी ये सब्जेक्ट है जिसके साथ डिड नॉट लगाया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए। द सेकेंड फिश विद सम अदर फिश ऑफ द रिवर बेड दैम गुड बाय। दोस्तों बिड गुड बाय का मतलब होता है अलविदा कहना, सेकंड फॉर्म बेड। तो क्या अर्थ हुआ? द सेकेंड फिश विद सम अदर फिश मतलब दूसरी मछली, और विद सम अदर मिस मतलब दूसरी मछलियों के साथ, ऑफ द रिवर नदी की, बेड दैम गुड बाय उसने उनको अलविदा कहा, एंड वेंट और चली गई, टू सम अदर प्लेस किसी और स्थान पर, इन द रिवर नदी के। चलिए दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो मैं सोचता हूँ आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इसका जो अगला पार्ट है उसमें इस कहानी को पूरा कवर करूँ। तो दोस्तों आज ये की जो स्टोरी है आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप इसका आगे का पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपने आज की इस स्टोरी में कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का स्ट्रक्चर को सीखा हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ दोस्तों। जब आप कॉमेंट करते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है कि आप बताते हैं कि सर आपने आज ये चीज़ सीखी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ feedback for me or from the channel, or if you have any type of valuable suggestions, you are more than welcome to share your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.